वेलकम टू सीरीज एक्सप्लेन्ड प्लर्बियस सीजन 1 एपिसोड 1। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लेना। स्क्रीन पर हमें एक टाइमर दिखाया जाता है। 29 दिन 23 घंटे और 49 मिनट बाकी हैं। सीन शिफ्ट होता है यूनाइटेड आर्मी मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फेक्शन डिजीज पर। यहाँ हम मिलते हैं जेन और डी से। दोनों लैब में काम करते हुए और रिसेप्शन मिल से बात करते हैं। मेल उनसे पूछता है कि उनके रिसर्च का क्या हुआ, जिसमें उन्हें एक आरएनए सीक्वेंस आउटर स्पेस से मिला था। जेन बताती है कि उनका रिसर्च कहीं नहीं जा रहा और अब उन्हें लैब के सारे चूहे मारने पड़ेंगे ताकि नए एक्सपेरिमेंट शुरू कर सकें। लेकिन जब वो ये प्रोसेस स्टार्ट करती हैं तब उन्हें दिखता है एक माउस पहले से ही मरा हुआ है। जेन उसे निकाल कर चेक करती है और नोटिस करती है कि उसका हार्ट अभी भी तेजी से धड़क रहा होता है जबकि बॉडी बिल्कुल स्टिल है। अचानक से वो माउस जिंदा हो जाता है और जेन के हाथ को काट लेता है। उसे 2 ग्लव्स पहने होने चाहिए थे लेकिन उसने सिर्फ एक पहना था, इसलिए माउस का बाइट उसके हाथ तक चला गया और खून निकल आता है। जेन तुरंत हाथ डिफेक्ट करने जाती है जबकि डी माउस को वापस बॉक्स में डाल देता है। तभी डी देखता है कि जेन जमीन पर गिरकर कंसोल होने लगती है। डी उसे खींचकर डिफेक्शन चैम्बर में ले जाता है ताकि मदद मिल सके। थोड़ी देर बाद जेन के कंसोल रुक जाते हैं लेकिन जब वो बाहर जाती है तो वो मेल को किस करती है और डी जाके जनरेटर को किस करता है। दोनों मेल और जनरेटर भी कंसोल करने लगते हैं, मतलब वो वायरस जेन से उन तक पहुंच गया है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि जेन, डी, मेल और जनरेटर सब एक साथ पेट्री डिशेस में अपना स्लीविया डाल रहे होते हैं जैसे वो इन्फेक्शन को मास प्रोड्यूस कर रहे हों। और सबसे घिनौनी बात ये होती है जब जेन रिसेप्शन काउंटर पर रखे फ्री डोनट को लिक कर लेती है ताकि जो भी उन्हें खाए वो भी किसिंग ज़ॉम्बी बन जाए। टाइमर फिर दिखाई देता है 3 घंटे 6 मिनट और 37 सेकंड। इस बार हम कार्ल और हेलन को देखते हैं। कार्ल एक नॉवेलिस्ट है और एयरपोर्ट से होटल तक आते हुए दोनों अपना सामान ले जाती हैं। कार्ल अपनी किताब को बुक स्टोर पर ऊपर से लगा देती है ताकि ज्यादा इनविजिबल लगे। फिर दोनों एक बार जाती हैं। कार्ल ड्रिंक करती है लेकिन हेलन सब्र रखती है क्योंकि सेल्फ ड्राइविंग रेंटल कार तब तक स्टार्ट नहीं होती जब तक ड्राइवर का टेस्ट पास ना हो। दोनों बात करते हुए कार्ल का अगला प्रोजेक्ट के बारे में। फिर वो दोनों बाहर निकलकर स्मोक करने लगती हैं। जब वो बार के बाहर निकल रही होती हैं तब टीवी पर न्यूज आती है कि एयरपोर्ट बंद हो गया है लेकिन कोई भी इसके ऊपर ध्यान नहीं देता, सब लोग बिजी होते हैं। कार्ल और हेलन बार से बाहर निकलकर स्मोक कर रही होती हैं। तभी कार्ल ऊपर आसमान की तरफ देखती है और नोटिस करती है कि प्लेन्स ने पैरेलल लाइन जैसी पैटर्न बना दी है। दोनों उस चीज को समझने की कोशिश कर ही रही होती हैं कि एक आदमी अपनी पिकअप ट्रक में से बार से निकलता है लेकिन पार्किंग लॉट में एक गाड़ी से टकरा जाती है और वो बेहोश हो जाता है। कार्ल मदद लेने के लिए बार के अंदर जाती है लेकिन जैसे ही वो अंदर पहुंचती है वो शॉक में आ जाती है। अंदर के सारे लोग फिट होने लगते हैं, कंसोल कर रहे होते हैं जैसे उन्हें कोई बीमारी लग गई हो। वो बार टेंडर के हाथ से जबरदस्ती फोन निकालती है लेकिन जब इमरजेंसी नंबर डायल करती है तो नेटवर्क नहीं होता। अब कार्ल समझ जाती है कि उसे ही हेलन को हॉस्पिटल ले जाना होगा लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि उन्हें अल्कोहल पी रखी थी इसलिए रेंटल कार का ब्रीथलेजर टेस्ट पास नहीं होगा और कार स्टार्ट नहीं होगी। इसलिए वो वही अनकॉन्शियस आदमी का पिकअप ट्रक हाईजैक करती हैं और हेलन को ट्रक के पीछे बेड पर रखकर तुरंत निकल पड़ती हैं। रास्ते में उसे एक पुलिस कार दिखाई देती है। वो सोचती है कि शायद पुलिस से मदद लेगी लेकिन जब वो पास जाती है तो देखती है कि कार क्रैश हो गई है और कॉप मर चुका है। कार्ल दूर तक देखती है, पूरा शहर आग में जल रहा होता है। मतलब जो बार में हुआ वो सिर्फ एक जगह का इंसिडेंट नहीं था, पूरी सिटी इन्फेक्शन से भर गई थी। वो एक हॉस्पिटल पहुंचती है लेकिन वहां भी डॉक्टर और पेशेंट सब कंसोल हो रहे होते हैं, कोई होश में नहीं होता। वो खुद एक स्ट्रक्चर लेकर ट्रक के पास जाती है ताकि हेलन को उस पर रख सके लेकिन जैसे ही वो हेलन को उठाती है वो समझ जाती है कि हेलन मर चुकी है। हेलन की मौत के बाद कार्ल बिल्कुल शॉक होती है। वो हॉस्पिटल के लॉन्ग की तरफ देखती है और नोटिस करती है कि सब लोग पहले से फिट हो रहे हैं। अब वो रुक गए और धीरे धीरे बाहर सड़क पर आ रहे हैं। कार्ल उनमें से एक ऑर्डरली के पास जाती है और उसे बुलाती है लेकिन जैसे ही वो उसका ध्यान खींचती है बाकी सब लोग भी कार्ल की तरफ मुड़ जाते हैं। तभी वो ऑर्डरली अचानक आगे बढ़ता है और कार्ल को किस कर लेता है क्योंकि यही वायरस फैलने का तरीका है। ये देखकर कार्ल
बिल्कुल घबरा जाती है और ट्रक की तरफ भागती है। तभी वो देखती है कि दो लोग हेलेन की डेड बॉडी को उठाकर ले जाने की कोशिश कर रही होती हैं। कायल उन्हें भगा देती है और चीख कर कहती है, इनको क्या हो गया है सबको। उसके आसपास खड़े लोग एक साथ बोलते हैं, हम बस तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। ये सुनकर कायल और ज्यादा डर जाती है। वो टाइम जाया किए बिना पिकअप ट्रक में बैठती है और घर की तरफ निकल जाती है। कार्ल और डेविस ट्रेवर के बीच होने वाली बातचीत से कुछ चीजें फाइनली क्लियर हो जाती हैं। सबसे पहली बात, हेलेन की मौत वायरस से नहीं हुई थी। जब वो कंसोल हो रही थी तब वो गिर गई थी और उसके सर पर जोर से चोट लगी थी। इस वजह से उसके अंदर ब्लीडिंग इंटेंशनल हो गई और वो मर गई। उसे वायरस पर पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर भी नहीं पाया था। दूसरी बात, कार्ल किसी तरह से इन माइंड वायरस के लिए इम्यून थी। वायरस थूक के जरिए फैलता है और जब उसे किस किया गया था तो वो भी ज़ोंबी नहीं बनी। ये एक अनोमली अजीब एक्सपेक्शन है, जैसा कि न्यूज पूरी हाइव माइंड में फैल गया है। वो हाइव माइंड जिसमें सब लोग एक ही जैसे सोच रहे होते हैं, एक ही माइंड शेयर कर रहे होते हैं। इसलिए अब वो क्रिएचर यह सिस्टम कार्ल को प्रोटेक्ट करना चाहता है, उसकी हर जरूरत पूरी करना चाहता है जब तक वो उसे अपनी तरह बना न दे, यानी हाइव का ही एक हिस्सा। ये कोई एलियन इन्वेंशन नहीं है जो आरएनए डेटा आउटर स्पेस से आया था। वो शायद किसी एलियन स्पीशीज का था या फिर एक इंस्टरटेलर टाइप सिचुएशन थी। यहाँ फ्यूचर के ह्यूमंस ने अपने पास्ट के ह्यूमन से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन ओवरऑल ये कहानी थोड़ी इन्विजन ऑफ द बॉडी से कैचर्स और द वर्ल्ड्स एंड जैसी लगती है, जहाँ इंसानों को हाइव माइंड में बदल दिया है ताकि दुनिया में पीस और इक्वालिटी आ सके, क्योंकि सब एक ही सोच रखते हैं। लेकिन सब लोग एक साथ एक्टिवेट कैसे हुए? शायद हाइव माइंड ने पहले ही वायरस सब तक पहुंचा दिया था और फिर एक सिग्नल सबको दिया, एक ही वक्त में सब ट्रिगर हो गए। ये सिस्टम परफेक्ट नहीं था क्योंकि इस प्रोसेस में कुछ लोग मर गए थे, जैसे हेलन, और अब दुनिया में सिर्फ 12 लोग बचे हैं, जिनमें से कार्ल भी शामिल है, जो अभी तक ट्रांसफॉर्म नहीं हुई। लेकिन ये 12 लोग अपने दिमाग से सोच रहे हैं, तो वो हाइव के कंट्रोल के लिए सबसे बड़ा थ्रेट है। इसलिए हाइव हर माइंड से मिलने वाली इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, स्पेशली उन लोगों से जो इंटेलिजेंट हैं, ताकि वो इन जैसे बचे हुए लोगों को भी पूरी तरह से अपनी तरह बदल दें। हाइव माइंड थॉट रीड नहीं करता, बल्कि जब कोई इंसान किस करता है तब वो ट्रांसफॉर्म होता है, तो उसकी मेमोरीज अपसर्ट करके एक हाइव क्लाउड में अपलोड कर देता है। इसलिए जब हेलेन मर गई थी तब भी उसकी मेमोरीज के लिए हाइव पहुंच गई थी। अब जब टाइमर काउंट पर आ रहा है, इसका मतलब है कि नए एरा की शुरुआत हो चुकी है, हाइव माइंड का, ह्यूमंस का जमाना। ये टाइमर हाइव की आर्गुमेंट्स दिखाता है। वो इतने सारे हैं कि 12 ह्यूमंस कुछ नहीं कर सकते। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। प्लर्बियस सीजन 1 एपिसोड 2 की शुरुआत में दिखाया जाता है कि मोरक्को और दुनिया के कई हिस्सों में क्लीन अप प्रोसेस चल रहा होता है। ये सीक्वेंस ये बताता है कि हाइव सिस्टम हर बदले हुए इंसान को कनेक्ट करता है और उसके पास पूरी इंसानियत का इकट्ठा किया हुआ ज्ञान होता है। टाइम फिर से दिखाया जाता है कि ह्यूमैनिटी के नए दौर के 11 घंटे और 26 मिनट हो चुके हैं। कार्ल शराब पीने के बाद उठती है और डिसाइड करती है कि वो हेलेन के बैकग्राउंड में दफन कर देगी, लेकिन उसके बीच में एक लड़की आ जाती है, जोसिया। कार्ल उसका नाम रॉबिन रखती है क्योंकि वो उसके लिखे हुए नॉवल के एक कैरेक्टर जैसी लगती है। हाइव सिस्टम कार्ल को मिलिट्री ड्रोन उसके जरिए मॉनिटर कर रहा होता है क्योंकि उन्हें डर होता है कि कार्ल कहीं गुम ना हो जाए। कार्ल को ये सब पसंद नहीं होता और वो अपनी नाराजगी दिखाती है। ड्रोन तब वहाँ से चला जाता है। जोसिया कार्ल को पानी देती है, लेकिन कार्ल शक करती है कि हाइव उसे ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है और पानी के जरिए माइंड वायरस उसके अंदर डाल देगा। जोसिया उसे समझाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पर फिर भी कार्ल अब पानी फेंक देती है। जब जोसिया जाने लगती है तो कार्ल उसे रोक लेती है। उसे समझ आ जाता है कि हाइव ने जानबूझकर जोसिया को उसके लिए लिखे हुए कैरेक्टर रॉबिन जैसा बनाया है ताकि कार्ल को इमोशनल कंफर्ट मिल सके। हाइव हेलेन की मेमोरीज का भी यूज करता है और जोसिया के जरिए कार्ल को तसल्ली देने की कोशिश करता है कि हेलेन उसे कितना प्यार करती थी, पर ये गलती साबित होती है। कार्ल बहुत इमोशनल हो जाती है, गुस्सा करती है और चीखने लगती है। इस वजह से हाइव सिस्टम में ग्लिच आ जाता है और जोसिया जमीन पर गिर जाती है। कार्ल गाड़ी लेकर शहर जाती है और देखती
है कि हाइव कंट्रोल्ड कंस्ट्रक्शंस जो ग्लिच कर रहा होता है और काम रुक गया है। वो उनकी मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक हाइव सिस्टम वापस कंट्रोल में आ जाता है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। वापस घर आकर कारल देखती है कि जोसिया ने उसके नेबर के घर से कुछ चीजें लाई थी ग्रेव खोदने के लिए। कारल जब फिर से खुदाई शुरू करती है तो जोसिया वापस आ जाती है। कारल पूछती है कि क्या उसके गुस्से होने की वजह से सिस्टम ग्लिच हुआ था। जोसिया हाँ कहती है। हाइव ज्यादा इमोशनल आउटबर्स्ट बर्दाश्त नहीं कर सकता और कारल के गुस्से से उसका मैन्युफैक्चरिंग कर दिया। कारल ये सोचकर शॉक हो जाती है और पूछती है कि क्या इस ग्लिच से ज्यादा नुकसान हुआ। जोसिया सीधा जवाब नहीं देती, लेकिन फाइनली ये हिंट मिलता है कि कारल के गुस्से के चलते मिलियन ऑफ ह्यूमन वेसल्स मर गए। जोसे कहता है तुम लोगों को नहीं मारा, उनके बॉडीज को मारा। मतलब वो लोग टेक्निकली जिंदा थे पर अपनी इंडिविजुअलिटी को खो चुके थे। जब एक इंसान अपने आप को कंट्रोल खो दे तो क्या वो सच में इंसान रहता है? हाइव सिस्टम का सबसे बड़ा सवाल है कारल का गुस्सा और हाइव की मदद। जब वो जोसिया बताती है कि कारल के गुस्से की वजह से मिलियंस वेसल्स मर गए तो कारल का दिल हिल जाता है। वो इतना परेशान हो जाती है कि उल्टी कर देती है। थोड़ा संभलने के बाद वो फिर से हेलन की कब्र खोदने लगती है, लेकिन जोसिया कहती है कि हाइव के पास एक ऐसा तरीका है जिससे कारल को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। कारल हाँ कर देती है और कुछ देर बाद एक हेलीकॉप्टर आता है। उसमें एक मिनी इन्वर्टर उतारा जाता है। जोसिया इस मशीन को चलाती है और आखिरकार हेलन को दफन करके अपना काम पूरा कर लेती है। हेलन को दफन करने के बाद कारल डिसाइड करती है कि वो उन 12 में से 5 लोगों से मिलेगी जिनके दिमाग ने हाइव को कैप्चर नहीं किया। सिर्फ 5 लोग इसलिए क्योंकि वो इंग्लिश बोल सकती थी और कारल चाहती थी कि हाइव उनकी मीटिंग में इंटरप्ट बनकर इन्फ्लुएंस ना करे। हाइव इस कंडीशन को मान लेता है और मीटिंग के लिए बिलबाओ जगह डिसाइड करता है। रास्ते में जोसिया कॉल को वार्न करती है। हाइव अब तक उसकी हिफाजत के लिए कर रहा है क्योंकि उसके पास अब सब वेसल्स का कंट्रोल था, लेकिन अगर कोई सर्वाइवर उस पर हमला करे तो हाइव उसे बचा नहीं पाएगा। कारल ये बात समझ जाती है, लेकिन वो पॉजिटिव रहना चाहती है और सोचती है कि शायद ये लोग उसके जैसे ही फील करते होंगे। उस जगह पहुंचने के बाद कारल को मिलते हैं, लेकिन जल्द ही कारल समझ जाती है कि इन सब ने नए सिस्टम के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया है। विसल्स को असली लोग समझकर उनके साथ रह रहे हैं और काम्बुआ तो दुनिया भर में अपना इच्छा पूरी कर रहा है। उसमें से एक है एयरफोर्स जिसके अंदर वो सफर कर रहा है। कारल को ये सब देखकर अजीब लगता है, पर वो सिचुएशन का बेस्ट यूज करते हुए डिसाइड करती है कि एयरफोर्स 1 के कॉन्फ्रेंस रूम में ही सब कुछ मीटिंग रखी जाए। हाइव उन्हें प्लेन के अंदर ले जाता है, सारे लिसनिंग डिवाइस बंद कर देता है और अपने विसल के साथ बाहर निकल जाता है। अब कारल श्योर होती है कि कोई हाइव उनकी बात नहीं सुन रहा। वो सीधे मूड पर आ जाती है। हमें दुनिया को ठीक करना होगा, लेकिन बाकी सब सर्वाइवर्स कहते हैं हमें कुछ भी ठीक नहीं करना, सब कुछ परफेक्ट है। कारल उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि हाइव का सिस्टम टेम्परेरी है, वो सिर्फ टाइम पास कर रहा है जब तक वो इन सबको अपने कंट्रोल में ना ले ले। पर सबको लगता है कि अगर ऐसा हो भी गया तो पूरा क्या होगा। सिर्फ कारल ही है जो अपना फ्रीडम और इंडिविजुअलिटी के लिए लड़ रही है। लक्ष्मी जो सबसे ज्यादा समझदार लगती है फिर भी कारल का साथ नहीं देती क्योंकि उसका दादा वेसल्स कॉल के आउटबर्स्ट में मर गया था। कारल उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि स्टीयरिंग व्हीलिंग हमेशा अपने हाथ में होना चाहिए, किसी और के नहीं। लेकिन काम्बुआ जवाब देता है कि हाइव ने तो दुनिया में पीस लाया है, ना कोई नफरत ना भेदभाव। कारल उसे चैलेंज करती है, हाइव से पूछो इस पीस की असली कीमत क्या थी। जब माहौल थोड़ा गर्म होने लगता है काम्बुआ कहता है कि चलो पहले लॉन्च करते हैं फिर बात करते हैं। तब एक और इंटरेस्टिंग बात सामने आती है। हाइव किसी को मार नहीं सकता, उनके पास सबसे फ्रेश मीट है, पर वो किसी जानवर को मार कर नया स्टॉक नहीं ला सकता। काम्बुआ सोल्यूशन निकालता है, वो खुद किल करेगा और हाइव कुकिंग करेगा। लेकिन यह सब सिर्फ एक छोटी सी बात होती है, असली डिबेट छिड़ी होती है कारल, लक्ष्मी और जोसा के बीच, जहां वो डिस्कस करते हैं कि क्या ये हाइव टेक ओवर सच में इंसानियत के लिए सही है या फिर नहीं। कारल पहले लक्ष्मी को ये समझाने की कोशिश करती है कि उसका बेटा असली नहीं रहा, वो बस अब एक विसल है जिसमें उसकी बेटे की मेमोरीज तो हैं, लेकिन अब वो हाइव के कंट्रोल में है। उसका अपना सोचना महसूस करना सब खत्म हो गया है। हाइव ने बिना किसी की मर्जी के उन सबको बदल दिया है और कारल को ये सब कितना नाइंसाफी भरा है। एपिसोड के एंड में दिखाया जाता है कि कारल अपने प्लेन में
उन्हें छोड़कर लौटने वाली होती है और जोसा एयरफोर्स वन में कॉम्बो के साथ लॉस वेगस वहां जाने को रेडी होती है। लेकिन तब आता है एक ट्विस्ट। कार्ल अपने प्लेन से उतर जाती है और एयरफोर्स वन को टेक ऑफ से रोक देती है। जाहिर है एक बेसिक रीजन ये लगता है कि हेलन के जाने के बाद कार्ल जोसा से इमोशनली अटैच हो गई है और उसे किसी और के हाथ में नहीं देना चाहती। लेकिन असल बात कुछ और ही है। कार्ल एक थ्योरी टेस्ट करना चाहती है, हाइव के हराने का एक नया तरीका। उसने समझा कि लॉर्ड गुस्से से हाइव को हराना डेंजरस है क्योंकि उसे फिर से मिलियन मर सकते हैं। इसलिए अब वो हाइव को पर्सनल चॉइस लेने पर मजबूर करना चाहती है। अब तक हाइव ने हर फैसला ग्रेटर गुड के लिए लिया था, मतलब सामूहिक सोच के बेस पर। लेकिन अब पहली बार हाइव एक पर्सनल डिलेमा फेस कर रहा है, कार्ल वर्सेस कॉम्बा। हाइव ने कॉम्बा का साइड लिया, पर कार्ल ये समझना चाहती थी कि क्यों उसने ऐसा किया। अगर वो हाइव को बार बार ऐसे पर्सनल डिसीजन लेने पर मजबूर करे तो शायद हाइव अपना कंट्रोल लूज कर दे, फिर शायद अपने वेसल्स में से एक कॉम्प्रोमाइज्ड वर्जन ऑफ इटसेल्फ डालकर उन्हें इंडिपेंडेंट छोड़ दे। मतलब वो लोग फिर से अपना खुद का सोचने का सिस्टम वापस ला सके। वो पुराने इंसानों जैसे तो नहीं होंगे, पर कम से कम एक नए आजाद इंसान बन सकते हैं। कार्ल का मिशन अब यही है, हाइव को तोड़ना, बल्कि उसे सोचने पर मजबूर करना। शायद इसी तरह वो इंसानियत को वापस उसका कंट्रोल दे सकती है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। वेलकम टू सीरीज एक्सप्लेन्ड, प्लेयरबेस सीजन 1 एपिसोड 3। प्लेयरबेस की दुनिया में एक अजीब सी स्वीटनेस है। जो लोग एरियल वायरस से इम्यून नहीं हुए वो सब एक हाइव माइंड का हिस्सा बन चुके हैं, और जो 13 लोग इम्यून से बचे हैं, हाइव माइंड उनकी हर छोटी बड़ी जरूरत को पूरा करता है। क्योंकि दुनिया के ज्यादा लोग टेक ओवर से पहले ही इन 13 लोगों को किसी न किसी तरह प्यार करते थे, इसलिए हाइव माइंड के पास इन सब के प्यार और केयर की यादें मौजूद हैं। कार्ल के केस में भी ऐसा ही है। उसकी वाइफ हेलन टेक ओवर से पहले इन्फेक्टेड होकर हाइव का हिस्सा बन गई थी, इसलिए हाइव माइंड के अंदर जितने लोग हैं उनमें से कई हेलन जैसी यादें रखते हैं। मतलब लोग कार्ल को प्यार करना या केयर करना याद रखते हैं। कार्ल को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, लेकिन यही सच है। इसलिए जब कार्ल अपनी फ्लाइट के लिए बैठी होती है तो जोसा उसे साथ ही आ जाती है। जोसा बेसिकली हाइव माइंड का रिस्पेक्टिव है जो कार्ल को अकेला नहीं छोड़ता। कार्ल ने पहले प्लेन रोकने तक की हिम्मत दिखाई थी तो डिबेट जैसे लोग थोड़ा पीछे हट गए। फिर भी कार्ल अभी भी कंफ्यूज और स्ट्रेस्ड है। उसको लगता है कि इस पूरी दुनिया पागल हो चुकी है क्योंकि सब लोग हाइव माइंड ज्वाइन करके एक ही इंसान जैसे बिहेव कर रहे हैं। कार्ल को बस एक ऐसा इंसान चाहिए जो सबको गलत या वियर्ड समझे। इसी वक्त एक नाम सामने आता है, मॉन्सोनस ओविडो, जो एस्नाको का रहने वाला है और इम्यून है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मॉन्सो हाइव माइंड से बात नहीं करना चाहता। फाइनली कोई तो कार्ल जैसा सोचने वाला है। जोसा उसका नंबर कनेक्ट करती है, लेकिन जैसे ही मोनस को इंग्लिश और यूएसए का नाम सुनाई देता है वो सीधा गालियां दे देता है और फोन कट कर देता है। उसको लगा कि कार्ल भी हाइव माइंड का हिस्सा है। कार्ल फिर फोन करके उसको वापस गाली देती है और ये प्रूव कर देती है कि वो इम्यून नहीं है। हाइव माइंड कभी ऐसे बदतमीजी से बात नहीं करता। इससे मॉन्सन्स को समझ आ जाता है कि कार्ल उसकी तरह इम्यून है, इसलिए अब वो जरूर कार्ल से कांटेक्ट करेगा। दोनों का हाइव माइंड के लिए एक ही जैसा गुस्सा और नापसंद है, तो इनका मिलना ऑलमोस्ट सर्टेन लगता है। ये दोनों एक दूसरे के लिए काफी हेल्पफुल बन सकते हैं आगे की स्टोरी में। सबसे अजीब बात ये होती है कि पूरी सिचुएशन के बीच कार्ल को अब तक ये सोचने का मौका ही नहीं मिला कि उसकी वाइफ और हेलन मर चुकी है। वो जानती है कि हेलन बैकयार्ड में दफन है, वो देखती भी है, पर दिमाग इतना हैवी है कि इस ग्रिफ को फील नहीं कर पा रही, क्योंकि साथ ही साथ दुनिया के सबसे एक्सपर्ट साइंटिस्ट उसे फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी उस हाइव माइंड का हिस्सा बनना। कार्ल को समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे उसको रोका जाए, क्योंकि उसके पास कोई रास्ता नहीं है। इसलिए वो छोटी छोटी चीजों में उनके सिस्टम को ओपोज करती रहती है। और सबसे ज्यादा एक ही तब आता है जब जोसा यानी एक ऐसी लड़की जो एक साथ पूरी दुनिया भी है उसको उसकी मेल पकड़ती है। पैकेज में हेलन का दिया हुआ मैसेंजर था। ये वही गिफ्ट है जो हेलन ने कार्ल को उसकी बुक टूर के एंड पर कांग्रेचुलेट करने के लिए दिया था। और अब यही गिफ्ट कार्ल को एक ऐसे इंसान
इंसान के साथ मिला रहा है जो हाइव माइंड का हिस्सा है, वही हाइव माइंड जिसने इनडायरेक्टली हेलन की मौत का शब्द बना। ये नेचुरली कार्ल को चुभ रहा था। कार्ल चाहती थी कि हेलन के साथ उसका रिश्ता बस उन दिनों का हो, प्राइवेट पर्सनल, लेकिन अब हाइव माइंड उसके पास हेलन की मेमोरीज भी हैं, फीलिंग भी हैं और कार्ल के साथ उसका पुराना कनेक्शन भी। इसको कार्ल कभी इरेज नहीं कर सकती और किसी की प्राइवेसी का इशू बड़ा वायलेशन और क्या होगा। इस इमोशनल मेल्टडाउन के बीच एक और चीज होती है, हाइव माइंड पूरे शहर का पावर कट कर देता है और कार्ल का गोल्डन गर्ल्स बीइंग रुक जाता है। ये शो ही उसका इमोशनल सपोर्ट बचा था। पावर जल्दी आ जाती है लेकिन जोसा फोन करके सॉरी बोलती है। वो लोग एनर्जी सेव कर रहे हैं पर अब कार्ल हर बात पर उनसे आर्ग्यू करती है, बस प्रिंसिपल के लिए। अगर बात सही हो तभी हाइव माइंड रात के टाइम अननेसेसरी लाइट्स बंद कर देती हैं ताकि स्टार्स दिख सकें, एनर्जी वेस्ट ना हो, पोल्यूशन कम हो। कार्ल खुद इन्वायरमेंट के लिए लड़ने वाली इंसान थी पर फिर भी वो जोसा पर चिल्लाती है क्योंकि उसे यूटोपिया का प्राइस बहुत महंगा है और ये डील कार्ल को एक्सेप्ट नहीं करेगी। इस तरह ग्रोसरी का इशू भी होता है। कार्ल ने उनका भेजा हुआ खाना फेंक दिया था पर जब सुपरमार्केट खुली है तब रियलाइज होता है कि हाइव माइंड ने सब रिसोर्सेज कलेक्ट कर लिए हैं। कार्ल भूखी रह नहीं सकती तो वो डिमांड करती है कि चीजें वापस स्टोर में रखी जाएं, पर जब ट्रक्स आकर शेल्व्स रिफिल करने लगते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि इंडिपेंडेंस भी यहाँ आधा अधूरा ही बचा है। कार्ल के हर्ष वर्ड का डायरेक्ट फिजिकल इफेक्ट होता है बिलियन लोगों पर। वो रियलाइज करती है कि हम सभी शायद रियल लाइफ में भी एक दूसरे को हर्ट करते हैं, बस हमें पता नहीं चलता। कार्ल नोटिस करती है कि हाइव माइंड में सार्केज्म समझ नहीं आता। सब लोग सीधी बात लिटरल मीनिंग में बात करते हैं, ये उनका सिस्टम है और उनके हिसाब से ये चीज काइंडनेस इन्फोर्स करती है। कार्ल गुस्से में मजाक में हैंड ग्रैंड मांग लेती है और हाइव माइंड सीधा एक वायरल ग्रैंड दे देता है। कार्ल सोचती है कि वो फेक होगा पर हाइव माइंड तो लिटरली हर बात को सीधा एग्जीक्यूट करता है। इससे कार्ल को दो चीजें समझ आती हैं। हाइव माइंड ब्रूटल होनेस्टी के लेवल पर काम करता है, वो उसको ट्रस्ट करते हैं अगर डेंजरस चीजों के साथ। उसको लगता है कि कार्ल समझदारी से उसे हैंडल करेगी। जब ग्राइंडर गलती से एक्टिवेट हो जाता है जोसा विंडो से कूद के कार्ल को बचाती है और खुद बहुत बुरी तरह हर्ट हो जाती है। कार्ल शॉक हो जाती है, ये लोग मुझे बचाने के लिए खुद मरने को तैयार क्यों हैं? क्योंकि हाइव माइंड के कंट्रोल के से कार्ल हर तरह से महफूज रहनी चाहती थी। कार्ल रियलाइज करती है कि फ्री वेल सिर्फ मैं जो चाहे वो करूं नहीं होता। फ्री वेल का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज और सब कुछ एक्सेप्ट करना। हाइव माइंड का फ्री वेल वर्जन अलग है, उसके पास वेपन्स तक का एक्सेस है। उन्हें फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उन्हें हर्ट करने की डिजायर ही नहीं बचे। एलियन वायरस ने उनके अंदर नेगेटिविटी ऑलमोस्ट जीरो कर दी है। फ्री विल बनना रिस्पॉन्सिबिलिटी की डेंजरस होता है। हाइव माइंड के पास फ्रीडम का एक स्ट्रॉन्ग सेफ वर्जन है, ह्यूमन फ्रीडम के हार्म तक कर सकते हैं। कार्ल फ्री विल को डिफेंड करना चाहती है लेकिन उसकी फ्री विल से अलग दुनिया को बर्बाद भी कर सकती है, इसलिए कार्ल का स्ट्रगल सिंपल है। यहीं पर यह एपिसोड 3 एंड होता है।